बड़ी और अहम खबर पीएम मोदी की कानपुर रैली से जुड़ी हुई, जहां हंगामा कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिस पर पीएम की रैली से पहले खुद अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप है। पुलिस का दावा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तोड़फोड़ का वीडियो पीएम मोदी की रैली से पहले वायरल किया था, जिससे रैली में हंगामा हो सके। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कार पर पीएम मोदी की तस्वीर और बीजेपी का झंडा भी लगाया था, जिससे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी लगे। हालांकि जब पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच की तो पीएम की रैली में हंगामे की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पीएम मोदी ने कल कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन और कई योजनाओं की सौगात दी थी और पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया था। तो हंगामा किसकी साजिश और पुलिस जिस तरह से साक्ष्य और जानकारियां बता रही है, उस हिसाब से कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी जो घटना है, जो साजिश है, उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से थी। कानपुर की रैली से दंगा कराने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी पर बीजेपी का बड़ा आरोप है। एसपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। गाड़ी एसपी छात्र सभा नेता अंकुर पटेल की भी बताई जा रही है और साथ ही जानकारी मिल रही है कि लगातार ये कोशिश थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उकसाया जाए और वहां पर माहौल को बिगाड़ा जाए। की जांच की है, हम लोगों ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है और जो लोग वीडियो में दिख रहे थे 8 लोग तोड़फोड़ करते हुए, उनमें से 4 को हमने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। हमने सभी 8 को चिन्हित कर लिया है। बाकी 4 की भी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और जो भी विधिक कार्यवाही है उसे आगे किया जाएगा। गाड़ी ये अंकुर पटेल की है और पूछताछ में ये हमें मालूम चला है कि अंकुर पटेल 2019 से 20 तक समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सचिव रहे हैं, जिला सचिव। और इसी पर बात करने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से अजीज खान जुड़ रहे हैं, साथ ही जानकारी मिल रही है बीजेपी से भी हमारे साथ राकेश जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन अजीज जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पूरी की पूरी जो साजिश थी वो समाजवादी पार्टी की थी कि पीएम की रैली में इस तरह का हंगामा हो और माहौल को खराब किया जाए। देखिए, बीजेपी अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये देश देख रहा है। आप इस बात को समझिए। पहली बात तो ये कि देखिए, बीजेपी के अंदर बहुत हताशा है, बहुत निराशा है। और उसकी वजह क्या है हताशा और निराशा की, कि अब देखिए इस तरीके का अनर्गल आरोप। आप मुझे बताएं कि जब बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा तो साहब टोपी लगा के ये कर रहे हैं, टोपी लगा के वो कर रहे हैं। अरे भाई, वो वही बीजेपी है, इसका वही आईटी सेल है कि जो कलकत्ता का फ्लाईओवर वो यूपी में दिखाती है। आप देखिए, लंदन का जो उद्योग चल रहा होता है, वहां की चिमनी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूपी में दिखाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं, ये इनसे कुछ बच नहीं सकता। देखिए, कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं, जब ये चुनाव इनके हाथ से निकल रहा है, जमीन खिसक गई इनके पैर के नीचे से, तो आज ये इतने घबराए हुए हैं कि इस तरीके का ये आरोप लगा करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, राकेश जी भी मेरे साथ है। राकेश जी, ये बीजेपी की हताशा है कि खुद ही की रैली में इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश और उसका आरोप समाजवादी पार्टी के सर मढ़ा जा रहा है। ये आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई पहली करतूत नहीं है। एटा में भी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसी तरह से फर्जी पुलिस की वर्दी पहन करके वहां आम लोगों की पिटाई करके संदेश देने का लगातार प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। जब उसमें गिरफ्तारी हुई तो पता चला ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने फर्जी किसान बन करके विधान भवन के सामने आलू बिखेरने का काम किया था। और जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो ये निकल करके सामने आया कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया था। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उत्तर प्रदेश में कैसे अशांति लाई जा सके, कैसे अराजकता मचाई जा सके, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। मोदी जी की रैली के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काया जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उद्वेलित हो जाए और उकसावे में आकर के कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए ताकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी रद्द हो जाए। लेकिन उनके इस सारे षड्यंत्र को बेनकाब करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेहद संयम का परिचय दिया है। लेकिन अजीज जी, जैसे राकेश जी भी कह रहे हैं और संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि आप उस कानपुर की रैली में, जहां पर मुस्लिम और हिंदू बहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, आप चाह रहे थे कि इस तरह का माहौल बनाया जाए जहां दंगे हो सकते थे। आपकी तैयारी ये करने की थी, ये संबित पात्रा का आरोप है आप पर। देखिए मैडम, 2-3 बातें हैं।
देखिए, आज बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये कुछ भी अनर्गल बात कर सकती है और मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए। देखिए, इनके पास जब आज उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ नहीं है, माननीय योगी जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। एक मिनट, आपने कहा कि अनर्गल आरोप है, लेकिन जो गाड़ी जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जानकारी तो ये है कि एसपी छात्र सभा का नेता है अंकुर पटेल, उसकी है ये गाड़ी। देखिए, किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी नहीं है जांच में पता चलेगा। अब ये जांच का विषय है, जब कोर्ट में सारी चीजें तय होंगी तब पता चलेगा। बीजेपी के लोग इस कदर सातिर है, मैंने कहा ना कि कलकत्ता का फ्लाईओवर ये उत्तर प्रदेश का बताते हैं, लंदन में जो उद्योग चलते हैं वो उत्तर प्रदेश का बताते हैं। साहब, इनका IT सेल किस तरीके से क्या कैलकुलेशन कर ले, कैसे कर दे, कुछ इनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सातिर लोग हैं। मैं आपको बताऊं, जब चुनाव इनके हाथ से जा रहा है तो ऐसे ये अफवाह पैदा करके ये कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा करना चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से इसका ना कोई लेना देना है, ना कोई मतलब है। ये सिर्फ अब हाथ से इनके चुनाव निकल रहा है। ये हार रहे पूरी तरह से, ये पूरी तरह से हार रहे हैं। ये आपका हार का डर है कि आपकी अपनी रैली में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होती है और आपको कानो कान खबर नहीं लगती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रैली में लाखों लाख लोग जुट रहे हैं। जो जनविश्वास यात्राएं चल रही हैं उसमें लाखों लाख लोग जुट रहे हैं। जी राकेश जी बोलिए। शायद राकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजीज जी, 2 लोगों के नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। पहला नाम जो अंकुर पटेल, जिसका मैं नाम ले रही हूँ, जिसकी गाड़ी होने की बात ये की जा रही है, और साथ ही कहा जा रहा है कि एसपी के जो छात्र सभा सचिव है सचिन केसरवानी, वो भी वहां पर मौजूद था। अब उसकी मौजूदगी को क्या कहिएगा? देखिए मैडम, बहुत सीधी सी बात है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये किसी को गुमराह कर सकते हैं, देश को गुमराह कर सकते हैं। अब ये इनके पास जब कुछ बताने को नहीं बचा तो ये हिंदू मुसलमान करके ये कहीं ना देश को बड़े लेवल पे गुमराह कर रहे हैं। सीधी सी बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या ये कहना चाहते हैं आप? कहा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया मैडम, अब हम दूसरे चैनल पे हैं। थैंक यू। चलिए अजीज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी अगर मेरे साथ होंगे तो मैं आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन बहरहाल इस पूरे घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर में रैली, जिसमें उन्होंने सौगातों की झड़ी लगा दी थी, वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी। जो वीडियो सामने आया है उसमें जानकारी मिल रही है कि लाल टोपी पहने हुए कुछ लोग दिखे हैं, बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, फसाद करने की साजिश थी और FIR दर्ज हुई है और CCTV के आधार पर लगातार ये गिरफ्तारियां होने की जानकारियां भी मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की ही हार की हताशा है जो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं। इधर राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह दंगा फसाद कराने की कोशिश थी। राकेश जी मेरे साथ जुड़ गए। राकेश जी, अजीज जी बीच में इस बातचीत को छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे बताइए कि सचिन केसरवानी जो छात्र सभा से ताल्लुक रखता है समाजवादी पार्टी के, अंकुर पटेल वो भी छात्र सभा से ताल्लुक रखता है SP के, वो दोनों वहां पर मौजूद थे, फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से नहीं, साजिश बीजेपी खुद ही कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एविडेंसेस के साथ सामने रखने का मामला काम किया है, इस पूरे मामले का खुलासा किया है। समाजवादी पार्टी की कलई खुल गई है। सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी बहुत आज हताश हुई है, खिसियाहट में है, घबराहट में है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो नोट पकड़े गए हैं इससे वोट खरीदने की उनकी साजिश थी। वो जानते हैं कि अब उनका चुनाव उनके हाथ से बाहर जा चुका है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, लगातार पराजय हुई है। अब वो हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और गुंडागर्दी का एक मौका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज लागू करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कई दंगे हो रहे हैं। कानपुर में किस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होते थे ये उत्तर प्रदेश हुए हैं, ये कानपुर को। राकेश जी, जानकारी ये भी मिल रही है, मैं आपको चाहूंगी कि आप अपनी बातचीत के बीच में इस बात को भी जोड़े। 5 SP के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए इस मामले में और ये पूरी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो CCTV के आधार पर हुई है। अपनी बात को अब आगे पूरी कीजिए आप। नहीं, देखिए, एविडेंसेस से स्पष्ट हो चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक तरफ उनके नोट पकड़े जाते हैं तो वो मना करते हैं नोट हमारे नहीं है, आज उनके कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं वो मना करें हमारे कार्यकर्ता नहीं है। अरे भाई, कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे? नहीं हो जाता है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी हर हथकंडा चुनाव चाह रही है, कभी अपराधियों को आगे करना चाहती है, कभी अपने कार्यकर्ताओं से दंगे फसाद कराना चाहती है, कभी वो भ्रष्टाचार के पैसों से वोट खरीदना चाहती है। हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी।
राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को जो हंगामे की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जो गाड़ी बरामद हुई है वो एसपी कार्यकर्ता की बताई जा रही है और अभी तक 5 एसपी के कार्यकर्ता इस घटना के बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संबित पात्रा ने स्टेटमेंट दिया है कि किस तरह से मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पर दंगा फसाद कराने की पूरी कोशिश थी। समाजवादी पार्टी की एक कोशिश थी जिसमें वो किस तरह से पहले शुरुआत में लाल टोपी पहने हुए नजर आए और उसके बाद किस तरह से उस गाड़ी को ही निशाना बनाया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश हो रही थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। दरअसल एसपी पर बीजेपी का यह बड़ा आरोप है जिसमें 5 एसपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। खुद की गाड़ी में ही तोड़फोड़ का आरोप है और बीजेपी का दंगे की साजिश का यह आरोप सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर लगाया जा रहा है। दरअसल कानपुर की रैली से दंगा कराने की साजिश जिसका आरोप बीजेपी ने लगाया। एसपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और गाड़ी एसपी छात्र सभा नेता अंकुर पटेल की बताई जा रही है और मौके पर सचिन केसरवानी भी मौजूद था जो कि एसपी छात्र सभा सचिव है। सचिन केसरवानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये उकसाने की कवायद के तहत पूरा घटनाक्रम जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और ये लगातार जो वायरल होता वीडियो ये बता रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये बीजेपी मुखर होकर कह रही है। देखिए ये जो लोग पकड़े गए हैं 4 इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 लोग हैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है। अभी 4 तस्वीरें आपके सामने, एक और तस्वीर आती है जैसी वैसी हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन ये 5 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। अब आप ये समझिए कि किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को आने वाले चुनावी वक्त में भुनाने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला हो जाता है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री रैली करने पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री तमाम सौगातों का ऐलान करने वाले होते हैं और उस दौरान किस तरह से वहां भीड़ में मौजूद रहकर गाड़ी को खुद ही निशाना बनाया जाता है ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उकसाया जाए। संबित पात्रा ने क्या कहा है इस पर, आइए सुनिए। कल भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे। एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। भाजपा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चौराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे। उस गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई। ये सब हमने देखा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके पीछे की सच्चाई कितना गंभीर है। ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपुर रोड है। नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर में और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा। बंबा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। तो आपने अभी संबित पात्रा को सुना, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एसपी छात्र सभा के जो सचिव है सचिन केसरवानी वो भी यहां पर इस घटना के दौरान मौजूद थे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री का जो कानपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री ने किस तरह से सौगातों की झड़ी लगाई। इस बीच प्रधानमंत्री की रैली के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अब इसकी लगातार तस्दीक पुलिस करती नजर आ रही है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लाल टोपी पहने वाले कुछ लड़के नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी की सजाई हुई गाड़ी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ये खुद समाजवादी छात्र सभा की ही है। उन्होंने बीजेपी की इस गाड़ी को बीजेपी के झंडों से तमाम चीजों से सजाया और उसके बाद इसमें तोड़फोड़ की और आगजनी भी की गई है और 5 साथी वो लोग
अभी 4 लोगों की तस्वीरें सामने आई है, एक की गिरफ्तारी बाद में हुई है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब तो ये बात खुलकर सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से आनी चाहिए कि क्या इन 4 लोगों को जो तस्वीर सामने आ रही है, आप जानते हैं क्या किसी तरह से समाजवादी पार्टी के छात्र सभा से किसी तरह का इनका ताल्लुक है? क्या इनमें से कोई अंकुर पटेल है? क्या इनमें से कोई केसर वानी है? सीधे सीधे अब जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। इधर कानपुर में पीएम मोदी की रैली के ठीक पहले कानपुर के नववस्था में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाया, जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। और इतना ही नहीं, आरोप है कि तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी हुआ है। तो एसपी के 5 कार्यकर्ता इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और खुद की गाड़ी में ही तोड़फोड़ का इन पर आरोप लगा है। और इस बीच आइए एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं जो लगातार घटनाओं में बनी है। कल शाम से ही ये सिलसिला चल रहा है और जो पूरा जो मामला है वो मामला है मालेगांव ब्लास्ट से ताल्लुक रखता हुआ। मालेगांव ब्लास्ट पर ओवैसी ने कुछ सवाल उठाए हैं, क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मालेगांव में 2006 में कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसने किया? 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा? मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? तो इस बीच गवाह के अपने पहले दिए गए बयान से पलटने पर एमआईएम नेता ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। कल देर शाम ये खबर सामने आई थी कि गवाह ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम लेने की बात कही थी और कहा था कि एटीएस के जरिए उनको धमकाया गया था और अगर अपने बयान पर कायम रहते हैं तो ये कहा गया कि उन्हें जान का भी खतरा था कि तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। इधर मालेगांव केस में गवाह के एटीएस पर आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की बात कही है। तो मालेगांव केस में गवाह के एटीएस पर आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की मांग की है। आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट केस में एक गवाह के बयान के बाद राजनीति तेज हुई है। एक दिन पहले एनआईए कोर्ट के इस गवाह ने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए एटीएस पर गंभीर आरोप लगा दिया। गवाह ने कोर्ट में दावा किया कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम लेने को कहा। गवाह ने यह भी दावा किया कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी दी गई। और 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए
बम धमाके में 6 लोगों की जान गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव केस में मामला दर्ज हुआ था और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस पूरे मामले की, इस केस की जांच शुरू की थी। जांच के बाद एटीएस ने इस केस में यूएपीए और मकोका भी लगाया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2011 को इस केस की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद इस केस में आरोपी 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई। अभियोजन पक्ष का गवाह जिसने एटीएस ने अंडर सेक्शन 161 के तहत जिसका जवाब रिकॉर्ड किया गया था 2008 में, उसने स्पेशल एनआई कोर्ट में भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मुझे आज 5 पन्नों का स्टेटमेंट पहली बार स्पेशल एनआई कोर्ट के नीचे एनआई के सिपाही ने मुझे पहली बार दिखाया। मुझे केवल अपना नाम पता पूछा गया और मुझे 7 दिन के ऊपर इलीगल कस्टडी में रखा गया। मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया। पूरा जो चर्चा है, जो मामला है, वो तब उठा जब कल शाम मालेगांव ब्लास्ट केस में एक अहम गवाह था, उसके बयान आने के बाद राजनीति बहुत तेज हुई है। एक दिन पहले यानी कल शाम को एनआईए कोर्ट ने इस गवाह ने जो पहले बयान दिया था वो पलटते हुए एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और गवाह ने कोर्ट में दावा किया है कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम लेने को कहा गया। और गवाह ने यह भी दावा किया कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी मिली। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। सिन्हा जी, मालेगांव ब्लास्ट में एक अहम मोड़ आया है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो गवाह था उसने कोर्ट में बयान दिया है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए और जो आरएसएस के नेता उनका नाम लेने के लिए। देखिए, गवाह के इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि मालेगांव एक षड्यंत्र के तहत था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुत्व के विरोध में एक नैरेटिव पैदा करना। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान 2 गृह मंत्रियों पी चिदम्बरम और शिंदे साहब ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति थी। जब शिंदे भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। यह कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के निर्देशन से इस प्रकार का षड्यंत्र चलता रहा, जिसका उद्देश्य था योगी आदित्यनाथ जी एवं संघ के अन्य नेताओं को आरोपी बनाना और हिंदू संगठन को बदनाम करना। क्या जब ये खुलासा हुआ है तो क्या इस एंगल पर भी जांच की जाएगी और जो इसके पीछे दोषी हैं जिन्होंने ऐसा कराया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई जाएगी? देखिए, मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस पर बाद में 26/11 पर जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों को बाध्य किया, एटीएस पूरी तरह से 10 जनपद के दबाव में काम कर रही थी। एटीएस के हेड रघुवंशी को क्यों बदला गया, इसका जवाब अभी तक यूपीए सरकार के पास नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे के आधार पर इस बात की जांच होनी चाहिए वो कौन से लोग थे जो इस प्रकार का षड्यंत्र रचकर निर्दोष लोगों को और निर्दोष संगठनों को आरोपी बना रहे थे। साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज्यादा भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है संसार को। आप याद करिए, ये जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंक, यह शब्द भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने गढ़ा है। इस केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। षड्यंत्र हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है। न केवल ये, बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नारकोटिक्स के एक अधिकारी ने किस तरीके से साजिश करके एक फिल्म स्टार के परिवार को बदनाम करने का या उसका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कई बार हुआ है कि विधानसभा में एक पुड़िया दिखा दी गई और वही संस्था ये कह रही थी ये आतंकवादियों की कोशिश है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कि विधानसभा उड़ जाती। लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच हुई तो उसमें एक बुरादा निकला, लकड़ी के चूना निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है
इसकी सरकार है, इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। उधर कांग्रेस ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के आरोपों पर सवाल उठाए हैं और इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। 2017 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपगंडा खड़ा किया था कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र एटीएस योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश कर रही थी और विटनेस के ऊपर जो गवाह थे उन पर दबाव डाल रहे थे। अब उसके बाद फिर चुनाव उत्तर प्रदेश का शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल पूरी तरह से फेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रवैया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह का एक प्रोपगंडा का ये हिस्सा है। और अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू किया गया है, लेकिन राजधानी में सख्ती बढ़ते ही लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बस अड्डों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर भी लोगों की लंबी कतारें नजर आई हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करने की जानकारी दी है, यानी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। प्लान के तहत दुकान और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक और इवन के आधार पर खुलेंगे। वहीं मेट्रो और जो दूसरी बसेज हैं वो 50% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी, जबकि साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा जिसमें 50% दुकानदारों को ही छूट होगी। तो वहीं रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। और इतना ही नहीं, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। हालांकि धार्मिक स्थल खुले रहेंगे मगर श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। और इसके अलावा सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्सेस और जिम बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। और इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले के मद्देनजर ये बात कही गई है। ये 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है। और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था। देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना, उनके फैमिली मेंबर्स तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन वो तो सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल नहीं वो नहीं, ना एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसके अब तक 780 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा दिल्ली में मिले हैं। दिल्ली में अब तक 238 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 167 केस सामने आए हैं। इनके अलावा गुजरात, तेलंगाना और केरल में भी ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले पर हमें डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। नकवी साहब, पंजाब सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो 2 डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन की, उनको होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं। देखिए, आज हमारे पास लोगों की सेहत और सलामती के लिए पर्याप्त सुविधा भी है, संसाधन भी है और लोगों की संयम और सावधानी का संकल्प भी है। इसलिए किसी भी रूप में पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की आवश्यकता है, भय की जरूरत नहीं है, भरोसे की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की पहले जब हमारे पास जब इस तरह का संकट आया था तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। आज हमारे देश के लोगों की ताकत और मोदी जी के नेतृत्व ने आज देश को इस तरह के संकट से निजात दिलाने और बाहर निकालने की शक्ति और उसके सुविधा और संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास।
इसलिए किसी भी तरह की पैनिक जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है। लेकिन नकवी जी, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि चुनावी रैलियों पर भी रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं? पैनिक नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन प्रिवेंशन जरूरी है, बस इतना ही कह